अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट फेस। नाजरीन, आज का दिन जो है वो पाकिस्तान की तारीख में, या आप ये कह लें कि पाकिस्तान के जो सियासी हलके हैं उनके अंदर कुछ थोड़ी सी नरमी सी नज़र आ रही है। उसमें उस तरह की गर्मी सर्दी नहीं हो रही। शायद के मौसम का असर है, शायद बारिशों का असर है। जैसे आप देख रहे हैं कि पूरे का पूरा पंजाब जो है ऑलमोस्ट वो बारिशों की नज़र हुआ है, बारिशों की जद में है। पंजाब का जो कैपिटल है लाहौर, वो आपके सामने है। उसमें क्या सूरत हाल इस वक्त सड़कों के ऊपर आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो इस्लामाबाद जो कि हमारा कैपिटल है, वहाँ पर भी जो है वो बारिश की वजह से कुछ मौसम ठंडा हो चुका है। लेकिन शायद ये मौसम जो ठंडा हुआ है इसने जो सियासी दर्जा हरारत है उसको भी काफ़ी हद तक कम कर दिया है। लेकिन आज जो है इस वक्त जो बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जो कि अगर हम उनकी तरफ देखते हैं तो वो ऐसे ही चल रहा है, जैसे ऐसा ही हमें लग रहा है जैसे कि पिछली बहुत सारी बातों का तसलसल था। मसलन ब्लेम गेम्स चल रही हैं। एक जमात को एक बयान देती है, उसके लीडरान कुछ बयान दे रहे हैं, तो दूसरी जानब से उनके लीडरान जो हैं, दूसरी जमात के लीडरान हैं, उनकी तरफ से भी कुछ बयानात आ रहे हैं। और इसी ही बयानबाजी को लेते हुए आज जो है हम अपना प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इसी बयानबाजी को जब हम गुफ्तगू करेंगे तो उस गुफ्तगू को करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में ताबिश कयूम साहब ने, जो कि तर्जमान है मरकज़ी मुस्लिम लीग के। उनके साथ वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है आसिफ बाजवा साहब ने, जो कि रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। और तीसरे हमारे साथ जिन्होंने टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है आरिफ अब्बासी साहब ने, जो कि रहनुमा है तहरीक इंसाफ के। सबसे पहले तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। तो मैं सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है वो मैं, क्योंकि आप स्टूडियो में मौजूद हैं और आप दोनों हमारे जो सीनियर हमारे जो रहनुमा हैं उनकी इजाज़त से ताबिश कयूम साहब से मेरा क्वेश्चन ये होगा। सर, पूरे पाकिस्तान में जो सियासी हलचल हम देख रहे हैं और एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी पे बयान दे रही है और फिर पता लगता है कि उसके जवाब में भी एक जवाब गज़ल जो है वो भी इरशाद की जाती है। कहीं पे शिकवा है, कहीं पे जवाब शिकवा है। और इस तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर मरकज़ी मुस्लिम लीग मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रही। क्या आपका किसी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक ही नहीं है, या आप इस अभी इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि नहीं जी कल को जब हमें कोई 2 सीटें मिल जाएंगी तब हम जो है ना किसी किस्म की सियासी बात करेंगे, या हम जो है जब असम्बली में पहुंच जाएंगे तो फ्लोर ऑफ द असम्बली पे बैठ के हम बात करेंगे, क्योंकि या आप ये समझते हैं कि अभी आपका कैलिबर नहीं है, आप बाकी इन सारी चीज़ों को इंतहाई सतही समझते हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। और मैं ये समझता हूँ कि मरकज़ी मुस्लिम लीग जो सियासत कर रही है वो शुरू होती है गली मोहल्ले की सतह से। और हम क्योंकि लोगों के दरमियान इस वक्त पूरे मुल्क में सैलाब की कैफियत है, तो सैलाब के हवाले से लोगों की जहाँ जहाँ ज़रूरत है मदद कर सकते हैं, वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी है पूरे मुल्क में। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो 2-3 साल जो हमने सियासत की है उसमें पूरे मुल्क में एक बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रही, पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा रहा, जिस तरह आपने प्रोग्राम में अर्ज़ किया। तो हमने कोशिश की कि उसी को डिफ्यूज़ करने के लिए अपना किरदार अदा करें। तो इसका मतलब सर, सॉरी मैं कता कलामी माफ, इसका मतलब है कि आपको बफर जोन के तौर पे लाया गया है या शॉक ऑब्जर्वर के तौर पे लाया जा रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है ये लाने वाली बात तो नहीं है, हमें हालात ने ये चीज़ समझाई कि हम हालात की बात कर रहे हैं, लाजमी तो नहीं है सर। मैं स्पेसिफिकली वो एक टिपिकल जो वर्ड इस्तेमाल होता है, और खासतौर पे आजकल जो हमारे जेल मकानी जो एक रहनुमा है वो मुस्तकिल एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि फलाने को फलाना लेके आया, फलाने को फलाना लेके आया, मुझे भी कोई लाया और अब क्यों नहीं लेके आ रहा। मैं वो वाली बात नहीं कर रहा। मैं तो ये समझता हूँ कि मुल्क के हालात का ये तकाजा था कि हम इस मैदान में आएँ, और लोगों के दरमियान जो इस वक्त इंतशार है, देखें किसी भी किस्म के ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए मिसट्रस्ट को ख़त्म करना होता है। तो पिछले 2 साल से हमारी जितनी एक्टिविटीज़ हैं, मीनार पाकिस्तान पे जो हमारा प्रोग्राम हुआ, हमने एक स्लोगन दिया कि महफूज मुत्तहद पाकिस्तान जो है वही इस वक्त ज़रूरत है, और उसी के साथ ही इस्तेहकाम मुल्क के अंदर आएगा। तो हम ये समझते हैं कि तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, देखें इसकी कॉस्ट जितनी भी है वो आपके मुल्क की इकॉनमी को आप देख लें और सिक्योरिटी के हालात को देख लें। इकॉनमी आपकी उस वक्त सफ़र करती है जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो और जब आपस में इंतशार हो, इदारे मुल्क सियासी जमातें आपस में लड़ रही हो, तो आपके दुश्मन जो है उससे फ़ायदा उठाते हैं। सितंबर का महीना खास तौर पर मैं चाहूँगा कि उसको हमें सामने रखना चाहिए। उसकी स्पिरिट ये है कि आज से ये जो 1965 की जंग थी वो कौम ने मिलकर मुत्तहिद होकर एक बहुत बड़े दुश्मन का मुकाबला किया था। तो आज उसी स्पिरिट को सामने रखते हुए हमें अपने मुल्क में इत्तेहाद की फ़िज़ा को बनाना चाहिए। ठीक, आपका पॉइंट आ गया बेसिकली, आप जो ठीक हो गया। अच्छा, अपना बाजवा साहब ये जो अभी इन्होंने बात की है कि वो जो ब्लेम गेम है ये उनसे दूर रह रहे हैं,
ये बुनियादी जो फंडामेंटल जो इश्यूज हैं, ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो इश्यूज हैं, ये बेसिकली उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या सर आप जो मुस्लिम लीग नून जो है, क्या वो ये इश्यूज जो है उनके जहन में नहीं है, या उनकी प्रायोरिटीज थोड़ी डिफरेंट है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान का नाम भी है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अब जिस तरीके से ताबिश साहब ने जो बात की, मैं ये समझता हूँ कि इस पे कोई किसी को कोई पाबंदी नहीं है। पाकिस्तान में कोई 2 पार्टी सिस्टम भी नहीं है, ना कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और ना ही किसी को पार्टी रजिस्टर करवा कर काम करने की कोई सख्त शराइत नहीं है। 166 तो हो गई है सर, पिछले हफ्ते 166 से ज्यादा तो जमातें रजिस्टर्ड हो गई। इतने तो शायद वोट नहीं पड़ते लोगों को जितने सर जमातें आप लोगों ने रजिस्टर करवा ली हैं। देखें, नहीं वो ऐसा देखें ना, अगर आप ये समझते हैं कि आपने इसका बिल्कुल सही तज्जिया किया है, तो आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको 2 दफा उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उनको तस्लीम ना किया, और उसके बाद उनको कहा कि आप पार्टी भी नहीं है, और उनसे निशान भी छीन लिया गया, और उनको इलेक्शन भी ना लड़ने दिया गया, और उन्होंने एक ऐसी पार्टी जिसके सरबरा जो थे, उन्होंने खुद उनकी अपनी पार्टी से टिकट लेके इलेक्शन नहीं लड़ा। उन्होंने अब ये क्लेम किया है कि हमें उस पार्टी की बुनियाद पर हमें स्पेशल सीटें और नॉन मुस्लिम की जो सीट्स हैं वो दी जाए। सर वो देखिए, वो तो एक अलग इशू है ना सर, बाजवा साहब, वो तो एक अलग इशू है ना, वो तो एक अलग इशू है। अब तो वो कहीं ना कहीं से उनको चीज़ें जो है वो कुछ फेवर भी मिल रही है, कुछ अभी कानून के जो लकूनाज हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा, आपने तो माशाल्लाह PhD किया हुआ है सर, अपना कानून की जो आपने डिग्री ली उसके बाद आपने बाकायदा उसमें PhD किया हुआ है, तो इन लकूनास को आपसे बेहतर कौन जानता होगा। लेकिन सर इस वक्त जो बात हो रही है वो इशू नहीं है। बात ये है कि उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, मैं आता हूँ अपना आरिफ अब्बासी साहब से। आरिफ अब्बासी साहब, अभी जो यहाँ पे गुफ्तगू हो रही है और अभी बाजवा साहब ने जो बात की है, लेकिन मेरा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन वो ये होगा कि अगर हम देखते हैं तो एक शौकत खानम हॉस्पिटल जो बनाया गया एक ज़माने में, और वो अवाम के चंदे से बनाया गया, उसकी बेस के ऊपर एक जमात ने जो है अपनी पॉलिटिक्स को उसने उस्तवार किया, और उसके बाद अब सब कुछ आपके सामने है। तो अभी तक उसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ है फंडामेंटल राइट्स से लेके फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट्स हैं अवाम की, उसकी बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करने से लेके आखिर तक आपकी जो जमात है उसने क्या काम किया है सर? अच्छा नहीं, देखो मेरी बात सुनने पहले तो मैं थोड़ा सा अदब के साथ आपसे इख्तिलाफ करूँगा। शौकत खानम के बेस पे PTI नहीं बनी। PTI एक प्रॉपर सियासी जमात 1996 में वजूद में आई, जिसका एक मंशूर था, एक नजरिया था, और उसकी 26 साल की एक लॉन्ग हिस्ट्री जब हम गुजार गया है, और आप हमें तकरीबन 28 साल हो गए हैं इसमें सियासत में, तो एक बड़ी लंबी जदोजहद के बाद इमरान खान ने पाकिस्तान के अवाम को रियलाइज कराया उनकी जो आतलफियाँ हो रही थी, जो उनके साथ जुल्म और सितम हो रहा था, जिस तरह पाकिस्तान के वसाइल ज़ाया किए जा रहे थे, तो ये एक लंबी जदोजहद है, और वो इमरान खान की सियासी विजन की वजह से है। तो बाकी जो आपने सवाल किया कि हमने क्या किया, देखेंगे इस वक्त तो आप देख लें 2022 को देख लें और अभी 2024 को देख लें, इस टाइम हमारे इक़्तिसादी हालात क्या हैं, अमन अमान के हालात क्या हैं, आप बलूचिस्तान को देख लें क्या हुआ पिछले हफ्ते, आप कच्चे के इलाके में देख लें, आप माशी हालत देख लें इस वक्त पाकिस्तान की क्या है। तो हमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आवाम को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया। अगर उस वक्त डॉलर को ITC के पेमेंट को 148 पे फिक्स न किया जाता तो आज ये बिल हमारे डबल होते। सर ये तो सर वो आपकी बात ठीक है सर, यहाँ पे रुकिएगा सर, कता कलामी माफ। सर अभी जो आपने बात की है कि उसको फिक्स ना किया जाता,
तो सर वो के इलेक्ट्रिक वाले जो थे, मैं उनका अब नाम लेता अच्छा नहीं लगता, वो क्या इशू है सर? वो भी तो आप ही के जो थे बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो थे, उनके साथ ही उनके बहुत सारी चीज़ें और उनके जो कारोबारी रवाबत जो है वो सबके सामने हुए, और उसके बाद वो ब्लैक लिस्ट की भी बात हुई, कहीं पे उनको गिरफ्तार करने के लिए बाकायदा जो है वो वारंट भी जारी किए गए। तो सर वो भी ज़रा उस पर भी ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा सर। बिल्कुल देखें, IPP से 2013 में जब 5 अरब डॉलर 480 अरब रुपया मंशा ग्रुप को बगैर किसी ऑडिट के, बगैर किसी तहकीक के अदा कर दिया गया, हम उस वक्त चीख रहे थे ये IPP झोंके हैं, ये हमारी मईशत का खून चूस जाएंगी। और के इलेक्ट्रिक किसके दौर पहले ये था कराची KESC, कराची इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, किसने के इलेक्ट्रिक के ESC को प्राइवेट किया और किसने के इलेक्ट्रिक को बेचा, इसकी अगर तहकीकात कर दें जिस तरह सर देखिए सर आपने बहुत अच्छी बात की सर, बहुत अच्छा आपने पॉइंट दे दिया, बहुत अच्छा आपने पॉइंट दिया सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो सर आपने अभी बात की है कि पाकिस्तान के वसाइल को ज़ाया किया जा रहा था, उन वसाइल को जो ज़ाया हो रहे थे उनको रोकने के लिए, उनके आगे बंद लगाने के लिए तहरीक इंसाफ जो थी वो जो है वो वजूद में आई और उसके बाद वो पावर में आई। तो सर ठीक है, वो पुराना एक गलत काम हो गया था, मैं मान लेता हूँ सर, लेकिन जब आपकी हुकूमत आई तो सर आपको तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देना चाहिए था ना। लेकिन अबराज ग्रुप के थ्रू जो चीज़ें हुई वो सर वो थोड़ा सा ना एक वो समझ नहीं आ रही थी, चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही ना सर, उस पर रोशनी डालें सर ज़रा। पहली बात आपने कैंसिल क्यों नहीं किया, और उसके बाद अबराज ग्रुप वाली चीज़ें क्यों सर सामने आनी शुरू होगी? तो ये कुछ प्रोपेगेंडे इस तरह के होते हैं। देखिए वो बलूचिस्तान वाला जो मंसूबा था उसको 6 अरब डॉलर किसने माफ करवाए, ये तो डुबो गए थे पूरा सर। वो तो सर चीफ जस्टिस साहब के ऊपर सर पड़ गया ना सर, अब उसको तो छोड़ देना सर, रिकॉर्डिंग वाला मामला तो पड़ गया ना सर उनके ऊपर। तो मेरा सर छोटा सा सवाल था सर, आप वो अबराज ग्रुप पे आ जाए सर, आप मुझे कभी बलूचिस्तान लेके जा रहे हैं सर, कभी मुझे कहीं लेके जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ हमने क्या चीजें ठीक की। अब ये जो के इलेक्ट्रिक आप बता रहे हैं, के इलेक्ट्रिक में कितने IPP हैं, कैपेसिटी चार्जेस की पॉलिसी किसने बनाई, डॉलरों में इनको पेमेंट करने की पॉलिसी किसने बनाई? सर आपने बनाई, मानता हूं सर, मानता हूं। कानून और मुआहदे इजाजत देते थे, उस हद तक हमने ठीक किया। ठीक है, अब मुआहदे ऐसे सॉवरेन गारंटीज हैं, इंटरनेशनल गारंटीज हैं, जिसमें बहुत सारे इस तरह बांध दिया गया। बिल्कुल ठीक। आप IPP के शेयर निकालें, किसके कितने शेयर हैं, जिसमें शुगर माफिया, इसी तरह ये हमारे पावर माफिया है, जो न सिर्फ IPP ये बिजली को बल्कि जो हमारी एनर्जी है, जो पेट्रोल डीजल इंपोर्ट होता है, उसमें किस तरह ये माफिया लूटमार कर रहा है। ये ऐसा गोरख धंधा है जो पाकिस्तान की रगों में से सारा खून चूस गया है। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात सर। अभी जो आपने पॉइंट दिया ना सर, वो बहुत अच्छा दिया है कि ये जो इंपोर्ट होता है, तेल इंपोर्ट होता है, डीजल इंपोर्ट होता है, उसमें से अरबों रुपए का जो वो टीका लगाते हैं, तो सर वो आप ही के दौरे हुकूमत में एक साहब ने जो था वो पहले पेट्रोल पूरे पाकिस्तान से गुम कर दिया, और उसके बाद एकदम उस वक्त के वज़ीर आज़म आपके जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि जी अब अगर पेट्रोल में महंगा नहीं करवाऊंगा तो क्या लोगों को फिर मिलना भी नहीं होगा। तो फिर एक ही रात में 30 रुपए के करीब सर वो कीमतें भी तो बढ़ी थी, तो सर वो लोग भी तो माफिया ही था। चलो खैर है सर, एनीवेज सर आपका पॉइंट आ गया। मैं सर ताबिश साहब, अभी जो भी बात हो रही है कि इलेक्ट्रिक की, और अगर मैं देखता हूँ तो जमात इस्लामी जो पाकिस्तान जो है उसने ख़ासतौर पे अगर मैं हाफिज़ नईम साहब की बात करता हूँ, और ये बिल्कुल मानने वाली बात है कि उनको मैं बल्कि सलूट भी करता हूँ कि उन्होंने IPPs का ऐसा इशू जो था वो हमारे सामने लेके आया, क्योंकि बहुत सारी अवाम जो है उसको इस बारे में मालूम ही नहीं था। लेकिन अगर उसकी जानब मैं देखता हूँ तो कराची से जो एक तहरीक शुरू हुई जो कि इस्लामाबाद तक आई, और आपने देखा है कि वो पाकिस्तान में फैज़ाबाद चौक पे, बल्कि मेरे वाले साहब मजाक में कहते होते हैं ये फैज़ाबाद नहीं है, ये कंटेनर चौक है, कि जब देखो यहाँ कंटेनर ही लगे होते हैं। तो वो वहाँ पे भी वो आए और उन्होंने एक एजेंडे को या बेसिकली एक इशू को रेज़ किया। तो अगर मैं सारी जगह देखता हूँ तो सर मुझे आपकी जो जमात है मरकज़ी मुस्लिम लीग है, वो मासवाए सोशल मीडिया के या कहीं पे यूथ फेस्टिवल्स करवाने के, मुझे कहीं इस किस्म के इश्यूज़ के ऊपर खड़ी होती नज़र नहीं आ रही सर। जी देखें, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस वक्त बिजली का जो मसला है, जमात इस्लामी ने भरपूर इसके ऊपर धरना भी किया, आवाज़ भी उठाई,
और जमात इस्लामी की एक बड़ी तारीख है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने बड़े अरसे से सियासत की है। उसके मुकाबले में मरकज़ी मुस्लिम लीग ने, हमने भी बिजली के हवाले से कराची से लेके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस पर एहतजाज भी किया, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क में भी इस पर बड़ा शोर हुआ कि जी मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है वो बिजली के हवाले से, हालांकि मुझे सर वो मैंने डिफेंड किया था सर, मैं भी आपको डिफेंड करने वाला हूं, मैं भी शामिल था सर, आपको पता है इस बात का। कहने का मतलब ये है कि देखें, असल बात ये है कि हकीकत बात है कि लोगों को इस वक्त रिलीफ देने के लिए ये जो हमारी जितनी भी अशराफिया है, हम तो ये समझते हैं कि क्राइसिस बाकायदा पहले पैदा किया जाता है, उसके बाद अपनी माफिया को, अपनी जितनी भी एलीट है उसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए फिर इस तरह के मुआहदे किए जाते हैं जिनसे बाद में पूरा मुल्क जो है उसका खमियाजा भुगतता है। तो सर आपका कहने का मतलब ये है कि जो जमात इस्लामी को जो आई थी तो वो पहले एक क्रिएट किया गया था और उसके बाद जो है वो कुछ बेनिफिट्स जो है वो किसी को दिए गए थे? आप नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आईपीपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, आईपीपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि जब ये इस तरह के मुआहदे किए जाते हैं उससे पहले बजाय ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क का बेहतर किया जाए, चीज़ों को बेहतर किया जाए और अपनी गवर्नमेंट को इस तरह के हम ऐसा सिस्टम लेकर आए कि उससे रेवेन्यू और मुल्क का फ़ायदा हो, तो हम ये देखते हैं कि क्राइसिस पहले पैदा होता है, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन या इस तरह के मुआहदे करके कंपनीज़ को लाया जाता है। सर आप ये भी तो देखें ना, जो है फिर मखसूस ग्रोहों को, खानदानों को होता है। सर आप ये भी तो देखें ना, जब ये पाकिस्तान के अंदर जब ये सब बिजली का जो बहरान जब पैदा हुआ था और उस वक्त जो इश्यूज थे, तो उस वक्त सबसे पहले देखें हम लोग ही थे ना, अवाम ही जो थी ना, जिस अवाम की आप बात कर रहे हैं, जिस अवाम की अब्बासी साहब बात कर रहे हैं, जिस अवाम की बाजवा साहब बात कर रहे हैं, जिस अवाम की हाफिज नईम साहब बात कर रहे हैं, यही अवाम थी ना जो इन्हीं ही हुक्मरानों को दिन रात ताने दिया करते थे, इन पर दशनाम दराजी किया करते थे कि यार आप जो है वो 1 घंटा बिजली देते हो, 8-8 घंटे जो आपकी तरफ से बिजली नहीं आती। तो देखिए वो जो एक इफेक्ट था, वो जो प्रेशर था उसको रिलीज करने के लिए अगर वहां पे ये माहदे किए गए थे फौरी रिलीफ देने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि अवाम को भी थोड़ा सा ये सोचने समझना चाहिए कि ये वो हम ही लोग थे जिन्होंने इन लोगों को ड्रैग करके हमें एक ऐसी बंद गली की जगह पे ले आए कि जहां पे इस किस्म के फैसलों के अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं था। ठीक हो गया आपका पॉइंट सर, ये बात होगी। बाजवा साहब अभी रिसेंटली अगर मैं बात करता हूं तो सर अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर सर बड़े अच्छे जो बयानात आए हैं एहसन इकबाल साहब की जानब से, ख्वाजा साहब अपना आसफ साहब की जानब से, हमारे जो वज़ीर दिफा हैं राना सनाउल्लाह साहब की जानब से, सर कुछ चहमगोइयाँ हो रही हैं कि कुछ बड़े जो भाई हैं जो वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई अब बहुत हो गया है, अब आप जो है ना वो बानी तहरीक के साथ मिल बैठ के कोई बातचीत कर लें। तो सर है कोई इस तरह की गुफ्तगू सर कोई आपके? देखिए PMLN ने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन हो, चाहे वो फिर दोबारा PDM में आ जाएं, चाहे वो इस वक्त PMLN और 8 फरवरी के बाद इलेक्शन हो, हमेशा ही इन्होंने कहा कि हम टेबल टॉक करने को तैयार हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस शख्स के साथ, जिस पार्टी लीडर के साथ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के दीगर इदारे ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं इकॉनमी के, उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके और पाकिस्तान के नए जो आने वाले दिन हैं हम अपनी नई नस्ल के लिए को बेहतर फैसले कर सकें। और इस बात को सबसे पहले शुरू किया मियां शहबाज शरीफ साहब ने 2018 के इलेक्शन के बाद, जब वो इलेक्ट हुए बीइंग अपोजिशन लीडर ऑफ नेशनल असेंबली। तो उन्होंने जो पहले दिन स्पीच दी उसमें भी उन्होंने कहा कि आए मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम आपके साथ मिसाके मईशत करने को तैयार हैं ताकि पाकिस्तान जिस दलदल में फंस चुका है उसको निकाला जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनकी बात का ठट्ठा मजाक उड़ाया गया और उनकी बात को मतलब उनको डिस्करेज किया गया, उनको टीज किया गया। लेकिन उसके बाद जब PDM की गवर्नमेंट आई तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम आपके साथ बैठना चाहते हैं। उसके बाद जब ये गवर्नमेंट आई तो फिर भी इन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत किसी भी लेवल के मुज़ाकरात से इनकार नहीं करते। लेकिन फाउंडर ऑफ PTI ने ये फरमाया कि मैं किसी सूरत PMLN के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और MKM के साथ बैठने को तैयार नहीं। सर वो स्पेसिफिक लफ्ज बोले ना जो कि आपके बारे में कहा जाता है, वो उस तरह बोले सर मजा ज्यादा आएगा। चले हमें इन चोर कहा गया, हमें कहा गया कि मैं इन चोरों से हाथ नहीं मिलाना चाहता, मैं इन डाकुओं से हाथ नहीं मिलाना चाहता, यही आप सुनना चाहते हैं?
हाँ चले ऐसा कर लेते हैं। हाँ सर, मजा नहीं आता ना, वो बयान का मजा नहीं आता ना सर, डायलॉग जब तक पूरा ना हो ना वो पूरी शिद्दत के साथ। उसके बाद जिसमें जब इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में उन्होंने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जिन अलकाबात से नवाजा, जिस तरीके से उनको डिसग्रेस किया, वो मैं अल्फाज दोहरा नहीं सकता। जिस तरीके से उन्होंने दोनों ही लीडरान को, दोनों ही जो हमारे ISI के और सर चलें वो सर, अगर मैं सर कता कलामी माफ सर, जरा एक पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिएगा आपकी गुफ्तगू में सर। वो तो आसफ साहब ने भी तो फ्लोर ऑफ द असेंबली पे सर उन्होंने बड़ा एक दबंग और बड़ा धड़ल्ले वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जी वो पसीने से शराबूर थे और टांगे कांप रही थी सर, जो कुलभूषण यादव सॉरी वो जो पायलट वाला सर जब मसला हुआ था, और वो भी तो सर उसमें ऐड कर देना सर। अगर इन्होंने कुछ कहा तो सर आपकी जानिब से भी तो पोली ढोल की बजती रही है ना सर जी। देखिए मैं अर्ज करता हूँ, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं, वो जो बात करते हैं वो उसको ओन करते हैं। आज भी कौमी असम्बली में एक उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ उन्होंने उनको वहां पे इंटरप्ट किया, उनके साथ बदतमीजी की, और उन्होंने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने उनको जो फिकरात कहे वो आपने सुन लिए होंगे या आप सुन लेंगे। और फिर उन्होंने कहा हाँ मैंने ये बात की है, मैं इसको ऑन करता हूँ। हाँ। वो किसी बात से बैकआउट नहीं करते। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि मुज़ाकरात बड़े जरूरी हैं। दुनिया का कोई मसला हो, जितना बड़ा ही क्रूशल हो, सीवियर हो, जंग हो, लड़ाई हो, अमन का मामला हो, कहीं भी आप मुज़ाकरात से डिक्लाइन नहीं कर सकते, उनसे भाग नहीं सकते। लेकिन इस बात का हल मुझे एहसान दुरानी साहब आप बता दें कि अगर एक पार्लिमानी लीडर जो है, जो एक प्राइम मिनिस्टर रहा हो, जो एक बड़ी पार्टी का लीडर हो, वो किसी के साथ हाथ मिलाने को तैयार ना हो और वो कहे कि मैं उस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जिसके खिलाफ वो बेशुमार बातें उन्होंने इरशाद फरमाई, अब उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्टली उनसे बात करूंगा, फिर उनसे कहा कि नहीं कोई नुमाइंदा भेज दें। ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। जी बाजवा साहब आपका पॉइंट हो गया सर। मुझे असल में यहाँ पे ब्रेक के बारे में कहा जा रहा है, तो अभी जैसे आपने बात की है सर, जैसे हम ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारे साथ जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो आरफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हम डेफिनेटली इनसे ये पूछेंगे कि ऐसे क्या मामलात हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि आप मुज़ाकरात का नाम तो लेते हैं, उसकी माला तो जपते हैं, लेकिन मुज़ाकरात आप कहीं और करना चाहते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।